हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग इसका जो घटना चक्र सीरीज जो चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा पार्ट लेकर रहे हैं? भाग 2। भाग 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कराया है। आज हम जो अगला टॉपिक लेकर आएंगे उसमें देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज देखिए, ये सब हमने पढ़ लिया। यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज और पंजाब मैसूर, ये हमने 3 टॉपिक जो है चैप्टर कवर कर लिया। तो आज हमारा क्या है? गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा भाग 2 है। यदि आप भाग 1 नहीं देखें तो अपने रिवीजन के लिए भाग 1 देख लें। आइए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, यानी केवल 2, यानी जो ये कथन है दूसरा वाला ये केवल सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में था। ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो ये आयोग ने जो है क्वेश्चन गलत माना था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संगृहित किया था। तो यानी ये जो तीसरा ऑप्शन है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे देखते हैं इसके फैक्ट क्या है। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन में इनका कार्यकाल है। इस शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 इनका 56 कार्यकाल है, ने वेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1800 ईस्वी में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा झांसी 1854 में नागपुर में विलय कर लिया गया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुल प्रशासन के बहाने से किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो अवध का विलय है किसके हुआ? कुल प्रशासन के सिद्धांत पे हुआ था, दोष लगा के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था।
इसमें जो फैक्ट है देख ले, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इनका कार्यकाल क्या है, 1774 से 1785 ईस्वी तक। अगला देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे है, तो वारेन हेस्टिंग से है। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य मतलब बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। ये सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है, वारेन हेस्टिंग थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो कौन है, वारेन हेस्टिंग। देखिए नीति का नीति फेस रिंग जो फेस है और ये सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सील जो है, इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली मतलब डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। इनमें कुछ फैक्ट है देख ले। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों को मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ ये हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं, हाँ, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस पे चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोष से मुक्त कर दिया। यह भी कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, किंतु बीए स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है कि उसके थोड़े से दोष, जहां तक वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर साहस के संकट आ पड़े तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों। कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। देखिए क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर क्या है सबका, वारेन हेस्टिंग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस
व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, किसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पृथक कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रतिबंध सिविल सेवा कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो कौन है? कॉर्नवालिस है। आइए कॉर्नवालिस के बारे में फैक्ट देख लें। भारत की प्रतिबंध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग कर, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ये क्या करें, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है तो इस पे आप सही कर लीजिए, को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 का कार्यकाल है 1793 तक का एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है में हुई थी। यहीं पे इसकी कब्र भी स्थित है। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो आइए इसके फैक्ट देख लें। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा भिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेज सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना रखेगा, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। कुछ फैक्ट हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। आइए फैक्ट देख लें। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा
अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि है। तो प्रथम सहायक संधि हमारा 8 कौन सा है? तो बसिंग की संधि है। आगे देखते हैं 1802 की बसिंग की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था कौन था? तो अवध का नवाब था। आइए फैक्ट देख लें, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। अब क्वेश्चन को नोट देख ले, क्वेश्चन के हिसाब से है, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो कौन है? हैदराबाद होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? किस काल में? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी। इसमें कुछ फैक्ट देख ले, लॉर्ड वेलेस्ली जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी में है, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सब है सहायक संधि के द्वारा स्वीकार किए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालानुक्रमा नीचे दिए गए कोड से पता कीजिए। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, यानी चारों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आइए फैक्ट देख लें, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सहायक संधि 1863 में, जबकि 1863 में नहीं हुआ था। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में प्रारंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में है। 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया था तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो क्या है इसका ऑप्शन सर? इसका जो ऑप्शन है तो ये है बी है। बी क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे
नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे थे? किसने फहराए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फहराई थी। आइए लॉर्ड वेलेस्ली फैक्ट पढ़ लें। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास के संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, तो वो कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। आइए इसमें फैक्ट देख लें। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग की गवर्नर जनरल कॉल 1813 से 1823 में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। आइए अगला देखते हैं। सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यानी बाकी सारे जो है क्या है? सही है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये क्या है? सुमेलित सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित है। अगला देखते हैं। सर टॉमस मुनरो ने किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1820 से 1827 के कार्यकाल तक रहे। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था की जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम तथा दुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य प्रशासन को ले लिया था? कौन से? लॉर्ड विलियम बेटिक ने ले लिया था। विलियम बेटिक 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। आइए इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं एक करके। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना के बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों मतलब निजाम मराठों को देना पड़ा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठगों की दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो कौन है? कैप्टन स्लीपमैन संबंध है। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे।
उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती है जैसे सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो किसने लगाई थी? विलियम बेटिंग ने लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की घोषणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में किया गया। आगे देखते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक दिया गया? तो कौन सा है? 1789। 1789 ईस्वी की घोषणा के बाद बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का एक अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो किससे हुआ था? कुप्रशासन के कारण हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 में था। तो आइए आगे देखते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो कब हुआ था? 1850 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, तो कब हुआ था? 1856 में हुआ था। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है, यानी 1856 में अवध का विलयन किया गया था। बस यही एक सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? तो किसने किया था? डलहौजी ने किया था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक हटा दिया जाता था? किसका शासक हटा दिया गया था? तो अवध का जो शासक था उसको हटा दिया गया था। अगला देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। पहला झांसी, संबलपुर, सतारा, यानी सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? सतारा हुआ था। अगला देखते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमने भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। किसको? लॉर्ड एलन बैरो के समय ही अंग्रेजों पर जो सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी।
गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो के कार्य 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। आगे देखते हैं, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो कब किया था? 1843 में कब्जा किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो कौन था? जेम्स आउट्रम थे। आइए इसके बारे में फैक्ट देख ले। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के साथ मारा गया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? कौन से ब्रिटिश गवर्नर के सामने बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 से बंबई से हाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? किन नगरों के बीच में हुआ था? तो बंबई और हाड़े के बीच की जगह जो था वहीं पे ट्रेन चली थी। आगे देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 1853 में शुरू की गई। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? कौन किया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने प्रारंभ किया था। आगे फैक्ट देख लेते हैं, 1853 ईस्वी में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। कौन अंतिम विस्तार हुआ? किस किस कार्यकाल में? तो डफरिन के समय में हुआ था। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आगे देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो अगला इसका आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालों को वैध घोषित किए गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय था।
आगे देखते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने तो घोषणा पत्र सुना के जो घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग पढ़े थे, तो कहाँ पढ़े थे, तो वह इलाहाबाद में पढ़े थे। आगे देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 की भारत सरकार अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग ने 1860 सनद जारी होने से 1858 की सामग्री की घोषणा से, तो इसका ऑप्शन क्या है, 1858 की सामग्री की घोषणा से। तो कुछ फैक्ट देख ले। महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचने के लिए प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का निपुणता परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। इस तरीके से बहुत परिवर्तन होते रहते हैं और आज भी होते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब, 1877 में किया गया था। आइए इसमें कुछ फैक्ट देख लें। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड जो 7 को 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। इसमें कुछ फैक्ट देख ले। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। आगे चलते आगे, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही इसमें है? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ये क्या है? सही सुमेलित है, बाकी सारे रॉन्ग है। ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी सही सुमेलित है। इसमें फैक्ट हम देख लेते हैं। फैक्ट क्या है इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1884 से 1828 में की थी। आइए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता। ये क्या है? नहीं सही है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1828 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया।
इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। आगे देखते हैं पेशवाई, जो वहां पद था पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? कब किया गया था? 1818 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। राजपुताना, इसका जो फैक्ट है देख लें, राजपुताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों पर पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए एक दिल्ली में तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सर जॉन शोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से सम्मिलित नहीं है, बाकी सब लोग सही है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं ने अल्मोड़ा को जीत लिया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेख बंद हुई थी, जिसे मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित प्रकार है देखिए इस तरीके से, लॉर्ड एलनबरो को क्या है? सिंध का अंग्रेजी राज में है। फिर आ गया 1843 में विलय, लॉर्ड डलहौजी क्या आ गया? कुशासन के आरोप में। ये करके हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है? लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये सही नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी का जो सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन है? जॉन लॉरेंस जो है जुड़े हुए थे। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति, जिसे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी बोलते हैं, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में जो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो होती लॉर्ड मेयो काल में हुई थी, वही 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी, 1881 में शुरू हुई। आगे देखते हैं, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना
कराई थी। कौन था? लॉर्ड मियो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसमें कुछ है, लॉर्ड मियो जो है की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मियो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। आगे देखते हैं, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो किसकी की गई थी? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हत्या की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड लिटन गवर्नर था। आगे देखते हैं इसके फैक्ट। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणकर्ता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन था? लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो कौन दीर्घ काल तक सबसे ज्यादा रहा? तो लॉर्ड कर्जन रहा। बाकी कभी हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 7 वर्ष तक था। लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 लगभग 6 वर्ष तक थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 से 4 वर्ष तक थे। तो लॉर्ड मियो 1869 से 1872 3 वर्ष तक थे। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा दीर्घकाल पूछा है तो कौन है? यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन जो है 7 साल। तो सबसे ज्यादा वायसराय दीर्घकाल तो कौन रहा? लॉर्ड कर्जन रहा। आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई। तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति को इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकार है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं देशों की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला अभिविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित हो गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय साधन दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। आगे देखते हैं, इलवर्ड बिल विवाद किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। आगे फैक्ट देखते हैं, सर पीसी इलवर्ड वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इलवर्ड बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेष अधिकारों का कुठाराघात माना। इलवर्ड बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखते हैं, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिकरण किया गया था? किसका किया गया था? लॉर्ड रिपन का
किया गया, लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष बच्चों की कार्यअवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा प्रति महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिकी कामगारों की मजबूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजबूर संघ बनाने की दैनिक दृष्टि से पारित किया गया। एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर समांतर निराश थे। एम एन लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा कपड़े को मिलों में मजदूरों को दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। अतः केवल कथन 2 सत्य हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मंदों का आम स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ क्या है, यहाँ पे मुद्दा होंगे, ठीक है, मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन को किया गया है, इसलिए सही नहीं है। आगे देखते हैं, मैचिंग द वर्ड में है। मैचिंग द वर्ड में क्या है? क्लाइव। क्लाइव क्या है? बंगाल में दोहरा शासन है। और जो दूसरा है क्या है? बैटिक। बैटिक क्या है? अंग्रेजी शिक्षा के रिलेटेड है। जब ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आप केवल देख लीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ क्या है? प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। और जो कर्जन है, कर्जन क्या है? बंग विभाजन। आइए हम एक देखते हैं फैक्ट। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था।
अगला देखते हैं मैचिंग द वर्ड। अगला मैचिंग द वर्ड क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या है? बैबकत का सिद्धांत। दूसरा क्या है? देखिए ये रहा लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक क्या है? सती प्रथा का निषेध किए थे। ये रहा दूसरा। तीसरा क्या है? लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन क्या है? लॉर्ड कर्जन आए बंगाल का विभाजन। यहाँ पे हमने अलग से बताया बैबगत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर विलय कर ली गए। विलियम बेटिक ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। वहीं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन ने किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मतलब जो गवर्नर जनरल और घटना से रिलेटेड है? तो कौन है? लॉर्ड एलन बैरो और सिंध का विलय है। ये है सही। ठीक है। लॉर्ड एलन बैरो 1842 से 44 का कार्यकाल है कि इस समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया। आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो कौन है? लॉर्ड कर्जन काल में हुई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? इसका देखिए आंसर कोई नहीं है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो इसको रद्द कर दिया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्प में मेयो या अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। देखिए ये 50,000 है, 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। किसने की थी? जीके गोखले ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। जो पदावधि है का सही कालानुक्रमांक क्या है? तो सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4 यानी जो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, ये जो
कालानुक्रम है वो एकदम सही है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे बता दिया है, ये रहा लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड हार्डिंग का, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का और लॉर्ड इरविन का है। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। दोनों क्या स्टेटमेंट सही है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, आप किसी भी टिक मारिए, दोनों सही है। फूट डालो राज करो की रणनीति, यहाँ राज्य लिखा गया है, राज होगा। तो रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल में विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ये फैक्ट दो थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी जो शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, किसने कहा था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो किसके द्वारा किए थे, लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। वायसराय नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का नियुक्त किया गया। जॉन मॉर्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो कौन था, लॉर्ड रीडिंग जो थे यहूदी वायसराय थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन को दिखाया गया है, ये सही नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी।
और सर्किल फेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तो प्रश्नगत तीनों युग्म सुमेलित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन के द्वारा दिखाया गया है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। आइए इसका फैक्ट देख ले। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। आगे देखते हैं क्या है, सही जोड़े बनाइए, मैचिंग द वर्ड है। तो इसमें सबसे पहले देखिए चुक का सिद्धांत या हड़प नीति, तो कौन है? डलहौजी है। और बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? कर्जन के द्वारा हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन किसके द्वारा हुआ था? तो क्लाइव के द्वारा किया गया था। और सामाजिक सुधार कौन है? सामाजिक सुधार जो है कौन है? पेंटिक है। देखिए सही सुमेलन इस प्रकार है, चुक का सिद्धांत डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल से दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं कौन सा, ये है ए का बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। ये इसका क्या है आंसर? इसका है चार्ल्स विलियम है। और बी का दूसरा क्या है? भारत का गवर्नर जनरल, यानी बी का क्या है? दूसरा है जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। अब भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय इंडियन काउंसिल एक्ट कौन है? ये देखिए सी का कौन है? सी का जो है 4। और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन क्या था? डी का आर्कीवार्ड पर्सिवल वेबल बाई काउंट और अर्ल वेबल। आइए इसमें कुछ फैक्ट देख लें। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं डलहौजी की जब नियुक्ति हुई थी तो कौन है? 1833 का एक्ट था। मिंटो की नियुक्ति हुई थी 1858 के, और वेबल की नियुक्ति जो हुई थी 1935 के एक्ट के द्वारा हुई थी। अगला देखते हैं, ये भी देखिए मैचिंग द है। तो संभलपुर देखिए एक तरफ अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष है और इसमें स्थान है। तो जो है संभलपुर क्या है? 1849 में विलय किया गया। और सतारा जो है कब किया गया? 1848 में किया गया। तो अवध कब किया गया? 1856 में किया गया। और झांसी कब किया गया? 1854 में किया गया। तो इसका आंसर क्या है? 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ये रहा संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो कौन सा है? तो किसने प्रारंभ किया? तो उपयोग में से कोई नहीं, या उपयोग में से एक से अधिक हो सकता है इसका आंसर। ये बिहार में देखिए हमेशा 5 ऑप्शन आते हैं, इसलिए उपयोग में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और मुस्लिमों को एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से 1860 इन उपाधियों को दिए
यानी कि साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा जो है एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 4। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। 5 में क्या है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है घटना चक्र के, हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कौन कौन सा है। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस की संगठन थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा सही है। इसका ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2 है। इसका जो हम फैक्ट देख लें, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य है इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। तो अगला देखते हैं, शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें है ब्रिटिश काल में इंपेरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग भारत भू संपत्ति में निवेश करने का वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया। अगला देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। 2 बार देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त पर लागू किया गया तो 1793 में किया गया था। अगला देखते हैं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली
लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला देखिए, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना। तीसरा क्या है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। यानी उपयुक्त में से ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी कोई भी स्टेटमेंट क्या है हमारा सही नहीं है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका फैक्ट। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते हैं। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अतः स्पष्ट कौन सा है इसका? ऑप्शन डी था। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था जिसमें ऑप्शन था। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था क्या? कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका हम फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था। शेष हिस्सा कंपनी पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस कारण बहुत से मामले में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में रेंट अधिनियम एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्रों के किसानों ने अपना परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार के अधिनियम द्वारा दिया जाता था। तो इसका आंसर क्या है? 1885। इसका फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों मतलब जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या टॉमस मुनरो? तो कौन थे? केवल 2 और 3 यानी अलेक्जेंडर और टॉमस मुनरो थे। आइए फैक्ट देख ले। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम
1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो ने शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र मतलब मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं पूर्व में यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायित्व थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो कौन से रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है? ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में यह प्रचलित था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो कौन संबंधित रहा? तो मुनरो संबंधित रहे। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा है तो कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो टॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। अगला देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत के पट्टे को देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका जो आंसर क्या है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या है? तीनों सही है। 1 और 2 तीनों जो स्टेटमेंट सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो कौन सा प्रथा है? रैयतवाड़ी प्रथा है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1839 में हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत, ड्रेन थियरी जिसको बोलते हैं, की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो दादा भाई जो नौरोजी है स्टेटमेंट दिए थे क्या? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये आंसर हमारा होगा सही। धन बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अफवाह सिद्धांत के तहत इस अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया
poverty and un-British rule in India, the wants and means ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने किया था। आइए कुछ स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? अभिकथन में ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, अब इसका कथन देख लेते हैं जिसे रीजन बोलते हैं। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। यानी जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, लेकिन जो रीजन है एक ही सही व्याख्या करता है या सही है। आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ फैक्ट है। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्य या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में समांतर भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन तथा क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि है। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश के विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात के रूप में धारण कर लिया। वर्ष 1914 में के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योगों, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थानों, बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक थे। इनमें भारतीय उद्योगों की विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नेहरू जी ने धन की निकास को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी। इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः स्पष्ट है कि दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर या आरसी दत्त। तो इसमें कौन थे? 1, 2, 3, यानी नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए यानी तीनों लोग थे। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। कौन है? दादा भाई नेहरू जी, महादेव गोविंद रानडे, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा उपनिवेशवाद ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत मतलब ड्रेंस थियरी में विश्वास नहीं करता था? कौन था? तो वह सर सैयद अहमद खान जो थे वो विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास हुए भारत में आंग सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने की बुक लिखी थी। दादा भाई नेहरू जी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दी का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे।
दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन से दल से थे? तो वो उदारवादी दल से चुनाव टिकट लड़ा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने मतलब इकोनॉमिकल ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनौद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए, यानी जो इसका क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए फैक्ट देख ले, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकरण की आवश्यकता और सर्वोपरि जोर दिया। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। ये जो है पहला स्टेटमेंट केवल सही है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने विचार किया था? कार्ल मार्क्स ने विचार किया था। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, परंतु वह बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मांगे जो थे मानो बाढ़ आ गई है। बहुत ज्यादा विदेश से सूती कपड़े आने लगी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड पहले इसका हम फैक्ट देख लें। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय इसका क्या परिणाम था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। यही इसका ऑप्शन सी है। तो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। जबकि
इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबड़, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 का था। अगला पार्ट हमारा जल्द ही आएगा। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। तो हमने घटना चक्र का जो आधुनिक इतिहास है उसका सीरीज हमने शुरू किया हुआ है। अगले पार्ट में हम 1857 की क्रांति से आगे तक का चैप्टर देखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।